नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ऋतिका सिंह और आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 चैनल का नंबर 1 शो कच्चा चिट्ठा। इस वक्त यूक्रेन में मिसाइलें चलनी बंद है क्योंकि पुतिन ने ऐसा ऐलान किया है, लेकिन क्रेमलिन में हलचल बहुत ज्यादा तेज हो चुकी है। प्रेसिडेंट पुतिन मीटिंग पर मीटिंग कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे फाइनल अटैक के पहले हथियारों की आखिरी चेकिंग हो रही है। रूस का न्यूक्लियर डिवीजन बेहद एक्टिव हो गया है। क्या पुतिन ने परमाणु बम गिराने की तारीख तय कर ली है? इस स्पेशल रिपोर्ट आप देखिए, वो तैयारी जिसका अंजाम एटम बम ब्लास्ट हो सकता है। दो 2023 में होगा परमाणु धमाका। पुतिन का मॉडर्नाइजेशन प्लान रेडी। पश्चिम को पता है पुतिन बरसाएंगे बम। पश्चिम कह रहा है ये परमाणु बम नहीं, ये होगा डर्टी बम। सवाल है कौन सच्चा कौन झूठा। यूक्रेन युद्ध की बिसात पर पश्चिम अपनी कर रहा है, रूस अपनी। जलते अंगार और राख हो रहे यूक्रेन की किसी को परवाह नहीं है। तराजू के दो पलड़ों पर पश्चिम देशों और रूस को तौल कर देखेंगे तो पता चलेगा पुतिन क्यों करना चाहते हैं अब परमाणु विस्फोट, और इसके लिए रूस की सेना की तैयारी कहां तक पहुंच गई है। Оборонно-промышленного комплекса, которые разработали и серийно начали производить это уникальное оружие. Как я уже сказал, аналогов ему нету ни в одной стране мира. Уверен, такое мощное вооружение позволит надежно защитить Россию от потенциальных внешних угроз. Будет способствовать обеспечению национальных интересов нашей страны. पश्चिमी देशों के एक्सपोर्ट के डर्टी बम विस्फोट की आशंका वाली खबर की डिटेल देखने से पहले पुतिन के न्यू वेपन प्लान की डिटेल जान लीजिए, क्योंकि इसमें न्यूक्लियर वॉर हेड से लैस किंजल मिसाइल का नाम भी है। रूस की नई किंजल यानी खंजर डैगर। किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल एक परमाणु सक्षम हवा से लॉन्च की गई बैलिस्टिक मिसाइल है। यह ध्वनि की गति से 10 गुना अधिक उड़ान भरती है और एंटी एयर डिफेंस सिस्टम को मात दे सकती है। मिसाइल की मारक क्षमता लगभग 1500 से 2000 किलोमीटर है। यह परमाणु पेलोड या 480 किलोग्राम के पारंपरिक पेलोड को ले जाने में सक्षम है। किंजल का अनावरण व्लादिमीर पुतिन ने 2018 में अपने राष्ट्रीय संबोधन में किया था, और यह मिसाइल MiG-31 जेट फाइटर पर लैस होती है तो एक ऐसा डेडली कॉम्बो तैयार होता है जो घोषणा करता है कि परमाणु बम जहां भी गिरेंगे राख कर देंगे। पुतिन यूक्रेन युद्ध में वहां पहुंच गए दिखते हैं जहां परमाणु बम ही शायद उन्हें अंतिम विकल्प लगता है। समझते हैं कि पुतिन रूस के न्यूक्लियर यूनिट को क्यों बदल रहे हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल मिसाइलें पहले से ही बेलारूस और कलिनिनग्राद में तैनात हैं। बेलारूस से यूक्रेन की दूरी सिर्फ 536 किलोमीटर है और कलिनिनग्राद से यूक्रेन की दूरी करीब 1200 किलोमीटर। जहां पुतिन की मिसाइलें आराम से कीव को निशाना बना सकती हैं, परमाणु बम तक गिरा सकती हैं, वहां यह बात जाननी बहुत जरूरी है कि फिर पुतिन और क्या चाहते हैं। असल में कहा जा रहा है कि पुतिन के हथियारों के गोदाम लगभग खाली हो गए हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में हथियारों की तबाही के कारण और हथियार निर्माण की जरूरत है। ये हथियार पहले से ज्यादा घातक और मारक होने चाहिए। इन हथियारों को चलाने के लिए नए तरीके से ट्रेनिंग होनी चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि पुतिन को ज़ेलेंस्की ने हथियारों की तबाही के इतने घाव दिए हैं कि पुतिन जीत भी जाएंगे तो उस दर्द को भुला नहीं पाएंगे। चंद घंटों और दिनों में सिमट जाने वाला युद्ध पुतिन के लिए नासूर बन गया है। पुतिन अब इसे फटाफट समेटना चाहते हैं
क्योंकि जीतना सिर्फ यूक्रेन को नहीं है, उसके लिए अपने सैनिकों की जानें भी बचानी जरूरी है। भाड़े के लड़ाकों से लड़ सकते हैं, जीत नहीं सकते। इसीलिए रूस अपने लॉन्ग रेंज बॉम्बर डिवीजन में आमूल परिवर्तन कर रहा है। रूस के स्ट्रेटेजिक रॉकेट फोर्स टोपोल M मिसाइल सिस्टम को नए RS-24 यार्स में बदल रही है। यार्स के बारे में जो डिटेल हमारे पास है, उसके मुताबिक यार्स मोबाइल ग्राउंड सिस्टम है। RS-24 यार्स टोपोल M मिसाइल सिस्टम का ही अपग्रेडेड सिस्टम है। रूस की इस मिसाइल की रेंज 12,000 किलोमीटर है। यह अमेरिका तक तबाही मचा सकती है। आपको याद हो तो अक्टूबर 2022 में पश्चिम को परमाणु बम की पुतिन ने खुली धमकी दी थी और उसी की तैयारी के तौर पर पुतिन ने यार्स का प्रदर्शन किया था। रूस की सेना ने यार्स अंतर महाद्वीपीय मिसाइल से साइबेरिया के जंगलों में युद्धाभ्यास किया था। रूस अपनी हथियार पॉलिसी में लगातार न्यूक्लियर हथियारों की रणनीति बना रहा है। न्यूक्लियर हथियारों को आधुनिक बना रहा है। इन हथियारों की न्यूक्लियर ताकत को बढ़ा रहा है। न्यूक्लियर हथियारों का ज्यादा से ज्यादा निर्माण कर रहा है। दुनिया में रूस के पास ही सबसे ज्यादा परमाणु बम होने का दावा किया जाता है। लेकिन यूक्रेन जंग में रूस के हथियारों के पुराने होने की पोल खुल गई। इसमें कोई दो राय नहीं कि शीत युद्ध के दौर से ही रूस ने दुनिया के सबसे बड़े न्यूक्लियर का जखीरा खड़ा किया है। लेकिन यह जखीरा बेकार है अगर ये जंग में जीत नहीं दिलाता तो। लिहाजा पुतिन ने हथियारों के लिए नए टास्क फोर्स का गठन किया है। लॉन्ग रेंज एविएशन डिवीजन यानी एड को अत्याधुनिक बनाया जाएगा। एड के पास ही रूस के न्यूक्लियर से लैस बॉम्बर की तैनाती की जिम्मेदारी है। अब इसमें लगे जवानों को नए तौर तरीकों के मुताबिक ट्रेंड किया जाएगा। युद्ध में पुतिन की मुश्किल को समझिए। रूस में सेना की भर्ती से लोगों में नाराजगी। 3 लाख सेना भर्ती की, लेकिन खेरसोन हार गए। बखमुत को बर्बाद कर दिया, लेकिन उसके पहले क्राइमिया वाला कर्च ब्रिज उड़ा दिया गया। काला सागर में रूस का रक्षक मोस्कोवा डुबो दिया गया। लाख समझाने के बावजूद ज़ेलेंस्की को पश्चिमी देश लगातार हथियार सप्लाई कर रहे हैं। अमेरिका यूक्रेन को समझाने की जगह हथियार और डॉलर देकर और प्रोत्साहित कर रहा है। पुतिन के परमाणु बम की धमकियों का कोई असर नहीं हो रहा। फंसे पुतिन के पास निकलने का रास्ता परमाणु बम दिख रहा है। इसी का संकेत मिल रहा है। पुतिन के हथियारों को और अत्याधुनिक बनाने के मकसद के पीछे यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की पुतिन के परमाणु बम वाले इशारे को समझ रहे हैं। इसीलिए जल्दी से जल्दी अमेरिका वाले पैट्रियट मिसाइल सिस्टम की तैनाती चाहते हैं, जिससे कीव को बचाया जा सके। हालांकि हालिया हमले में पुतिन की मिसाइलों को रोकने में यूक्रेन का कीव वाला एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से फेल साबित हुआ है। एक बात ये बार बार उठ रही है कि पुतिन के पास मिसाइल है, परमाणु है, हमले की ताकत है, फिर न्यूक्लियर धमाके में देर क्यों, जिससे पुतिन को भरोसा है कि वो यूक्रेन जीत जाएंगे। असल में पुतिन का परमाणु बम अमेरिका और नेटो के परमाणु बमों से संख्या में ज्यादा है, तकनीक में नहीं। वरना कोई कारण नहीं कि पुतिन को युद्ध में इस तरह का नुकसान उठाना पड़ता। यूक्रेन का दावा है कि उसने जंग में अब तक रूस के लेटेस्ट 810 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया है। इसके साथ ही रूस के सैनिकों के मारे जाने की संख्या 1,09,720 हो गई है। ईरान से मांगे और खुद तैयार किए अब तक 1,844 ड्रोन तबाह हो चुके हैं। 2,000 से ज्यादा आर्टिलरी सिस्टम युद्ध में बलि चढ़ गए हैं। 426 MLRS, 284 एयरक्राफ्ट, 271 हेलीकॉप्टर। Фредріксен поінформував її про актуальну ситуацію на передовій, про те, що в Росії зараз планують чергову хвилю агресії на найближчі місяці. Ми маємо зробити цю хвилю останньою, жодного шансу на реванш для терористів. यूक्रेन का दावा अगर सही है तो पुतिन को जीत के बावजूद भी अपनी सेना और हथियार को और आधुनिक करने की जरूरत है, क्योंकि यूक्रेन युद्ध पुतिन जीत भी गए, जिसकी सूरत अभी दूर दूर तक नजर नहीं आती। तब भी रूस के हथियारों को और चमकदार बनाना ही होता, लिहाजा पुतिन अभी से जुट गए हैं। सारे हरवा हथियार रूस की फैक्ट्रियों में बदले जा रहे हैं, उनकी धार तेज की जा रही है, क्योंकि यह लड़ाई वाया यूक्रेन है। असली दुश्मन तो अमेरिका और रूस हैं। यूक्रेन युद्ध इतिहास के उस दौर में लड़ा जा रहा है जब अमेरिका और रूस आमने सामने हैं। शीत युद्ध के बाद ये सबसे भीषण लड़ाइयों में से एक है, क्योंकि यहाँ तीसरा दावेदार चीन भी है जो पुतिन के साथ खड़ा दिख रहा है। लिहाजा दुनिया आगे भी जंग में जलने वाली है।
वो मोर्चा चाहे ताइवान का हो, वो मोर्चा चाहे ईरान का हो, वो मोर्चा चाहे नॉर्थ कोरिया का हो, तुर्की का हो, अफगानिस्तान का हो या किसी अफ्रीकी देश का हो. 13 авіаційних ударів та 68 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Зокрема, по цивільній інфраструктурі міст Бахмут, Костянтинівка і Курахове Донецької області, Нікополь на Дніпропетровщині та Херсон. Є постраждалі, важкопоранені та загиблі серед мирного населення. जब हित टकराएंगे तो अमेरिका और रूस लड़ेंगे. इसीलिए पश्चिमी देशों के एक्सपर्ट मान रहे हैं कि सीधा कीव के संहार का प्लान पुतिन नहीं बना रहे, बल्कि पुतिन डर्टी बम का इस्तेमाल करने वाले हैं, और वो भी इसी साल 2023 में. समझने की कोशिश करते हैं कि एक तरफ पुतिन अपने न्यूक्लियर हथियारों को नया कर रहे हैं और दूसरी ओर पश्चिम कह रहा है कि पुतिन एटम बम नहीं, डर्टी बम गिराने वाले हैं. लिहाजा सबसे पहले इस डर्टी बम के डर्टी गेम को समझना होगा. परमाणु हथियार के उल्टा ये परमाणु विस्फोट का कारण नहीं बनता है, बल्कि ये विस्फोट के बाद रेडियोधर्मी, जैविक या रासायनिक कचरे को फैलाता है. डर्टी बम विस्फोट के बाद हवा से फैला रेडियोधर्मी पदार्थ कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों की वजह बन सकता है. डर्टी बम तत्काल स्वास्थ्य प्रभाव का कारण नहीं बनता, यानी लॉन्ग टर्म में ये शहर को बीमार बना देगा, इतना कि लोग तड़प तड़प कर मर जाएंगे. हालांकि प्रभावित क्षेत्र के लोग विकिरण की घातक खुराक के संपर्क में आने से बच भी सकते हैं. ये अक्सर आतंकवादियों के एक हथियार के तौर पर जाना जाता है, देशों के लिए नहीं, क्योंकि इसे किसी भी सैन्य लक्ष्य का खात्मा करने से अधिक डर और दहशत फैलाने के लिए बनाया जाता है. यूक्रेन में बम से बचने के लिए शेल्टर होने के बावजूद उस लेवल की सुविधाएं मौजूद नहीं है जिससे डर्टी बम गिरने की सूरत में लोगों को बचाया जा सके. लेकिन क्या पुतिन वाकई किसी डर्टी बम थ्योरी पर विचार कर रहे हैं? इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती. दूसरी ओर एक और बात बहुत ध्यान देने वाली है कि अभी 2-3 महीने पहले ही बगैर किसी सबूत के रूस ने दावा किया था कि यूक्रेन में वैज्ञानिक संस्थान हैं जिनके पास डर्टी बम बनाने के लिए जरूरी तकनीक है. रूस यूक्रेन पर इसका इस्तेमाल करने की योजना बनाने का आरोप लगा रहा है. रूस ने भी कहा था कि दुनिया भर में शक्तिशाली रूसी विरोधी भावनाओं को भड़काने के लिए ज़ेलेंस्की रूस पर दोष मढ़ रहे हैं. अब आपको डर्टी बम से जुड़ी कुछ और जरूरी जानकारी देते हैं. असल में डर्टी बम परमाणु हथियार की कैटेगरी में आता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है. एक डर्टी बम से विस्फोट पारंपरिक विस्फोटकों के जरिए होता है, जबकि परमाणु हथियार से विस्फोट एक परमाणु प्रतिक्रिया यानी न्यूक्लियर रिएक्शन से होता है, जैसे द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिराया था. दुनिया में अब तक डर्टी बम का सफल हमला अभी तक नहीं हुआ है. पुतिन के दिमाग में इस वक्त तूफान उमड़ रहा है. खिंचते युद्ध के दिन और बीतती सर्दियां पुतिन को सोचने पर, प्लान बनाने पर मजबूर कर रही हैं कि युद्ध का नतीजा जल्दी नहीं निकला तो पुतिन को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी. हालांकि कहने वाले तो अब ये भी कह रहे हैं कि पुतिन क्राइमिया की तर्ज पर यूक्रेन में भी जंग लड़ रहे हैं. लंबा खिंचता युद्ध पुतिन की स्ट्रेटजी का हिस्सा है. लेकिन क्या यह सच है कि तारीखें गवाही नहीं देती? क्योंकि ज़ेलेंस्की ने ताजा ऐलान किया है कि आज फिर रूस को बड़ा नुकसान पहुंचाया है. और रूस यूक्रेन के बीच जंग लगभग 11 महीने से चल रही है. तमाम कोशिशों के बावजूद एक दिन का भी युद्ध विराम नहीं हुआ. लेकिन अब देखिए, पुतिन ने अचानक 2 दिन का सीज फायर कर दिया है. लेकिन हैरानी इस बात की है कि पुतिन के इस सीज फायर से ज़ेलेंस्की और नाटो बुरी तरह से घबरा गए हैं. आखिर पुतिन युद्ध विराम के 2 दिन में ऐसा क्या करने वाले हैं जिसे लेकर पूरा यूक्रेन खौफ में आ गया है? क्या 2 दिन बाद रूस और यूक्रेन की जंग में भयानक खून खराबा होने वाला है? क्या 2 दिन बाद रूस यूक्रेन की राजधानी कीव समेत 12 शहरों पर कब्जा कर लेगा? क्या 2 दिन बाद यूक्रेन की 4 करोड़ 10 लाख की आबादी को
बहुत खूंखार जंग का सामना करना पड़ेगा। क्या पुतिन की तरफ से युद्ध विराम की जो घोषणा की गई है, क्या वो वाकई में रूस का घातक चक्रव्यूह है? आखिर 7 जनवरी तक युद्ध विराम को लेकर पुतिन ने ईसाई धर्मगुरु पैट्रियक किरिल की अपील क्यों मान ली है? क्या ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस की आड़ में पुतिन एक साथ यूक्रेन, अमेरिका और ब्रिटेन पर जबरदस्त पलटवार करने वाले हैं? आखिर क्यों ज़ेलेंस्की पुतिन के 2 दिन के युद्ध विराम को लेकर बुरी तरह से घबरा रहे हैं? क्या 7 जनवरी 2023 को रात में 12 बजे के बाद यूक्रेन पर कयामत टूटने वाली है? रूस यूक्रेन जंग को 315 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। अब तक जंग में रूस के 1 लाख से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं, जबकि यूक्रेन के भी 1 लाख के करीब सैनिक महायुद्ध में मारे जा चुके हैं। ऐसे में सवाल उठता है, पुतिन ने 2 दिन का युद्ध विराम क्यों किया, जबकि यूक्रेन साफ कह रहा है कि वो पुतिन के युद्ध विराम की अपील को पूरी तरह से खारिज करता है। आखिर क्या है 2 दिन के युद्ध विराम का वो सच जिसकी वजह से यूक्रेन और नेटो को पसीना आना शुरू हो गया है? डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक पुतिन का कोई भी फैसला बिना सोचे समझे या भावुकता में नहीं होता है। जानकारों के मुताबिक यूक्रेन के डोनबास इलाके पर रूस पूरी तरह से कब्जा चाहता है और इसके लिए बहुत जरूरी है कि रूस की फौज को भरपूर हथियार, भारी टैंक, तोपखाना और ड्रोन की सप्लाई पूरी तरह करने का वक्त मिल जाए। क्योंकि इस वक्त यूक्रेन के कई ऐसे इलाके हैं जहां यूक्रेन और रूसी सैनिक आमने सामने खूनी जंग कर रहे हैं। कई इलाकों में बखमुत जैसा हाल हो गया है, जहां रूस के हमले के बाद से 70% आबादी बखमुत शहर को छोड़कर भाग चुकी है। पुतिन भी यही चाहते हैं कि कम से कम यूक्रेन के कीव समेत 12 शहरों का हाल बखमुत जैसा कर दिया जाए। यही वजह है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने 2 दिन के युद्ध विराम को पुतिन की शातिर चाल बता दिया है। Сейчас они хотят использовать Рождество как прикрытие, чтобы хоть ненадолго остановить продвижение наших парней на Донбассе и подогнать ближе к нашим позициям технику, боеприпасы и мобилизованных. Что это даст? Ну, только очередное увеличение счета потерь. ज़ेलेंस्की बार बार अपने बयानों में डोनबास का जिक्र कर रहे हैं। असल में डोनबास इलाके में रूस की फौज पूरा जोर लगा रही है कि किसी तरह से उस पर कब्जा हो जाए। इसलिए डोनबास में यूक्रेन ने अमेरिका, ब्रिटेन और 30 देशों से बने नेटो से मिले हथियारों को रूस के खिलाफ झोंक दिया है। डोनबास खूनी मैदान बन चुका है, जहां कहा जा रहा है कि रूसी सैनिक मांस की चक्की में पिस रहे हैं, या ये कहें कि डोनबास इलाके के खेत लाशों से पट गए हैं। यूक्रेन के कमांडर ने दावा किया है कि बखमुत में जिस भयानक तरीके से रूस की फौज जंग कर रही है, उसकी कल्पना यूक्रेन ने बिल्कुल नहीं की थी। जैसे ही यूक्रेन के सैनिक 50 रूसी सैनिकों को मारते हैं, ठीक उसी वक्त 100 रूसी सैनिक उन पर जबरदस्त पलटवार कर रहे हैं। बेखौफ रूसी इतने ज्यादा क्रूर और गुस्से में हैं कि उन्हें अमेरिका और नेटो के हथियार भी नहीं रोक पा रहे। यानी पुतिन ने डोनबास को रूस का विजय द्वार बनाने का मिशन बना लिया है। इसलिए पुतिन ने शातिराना तरीके से 76 साल के ऑर्थोडॉक्स ईसाई धर्मगुरु पैट्रियक किरिल के युद्ध विराम प्रस्ताव को मानकर 2 दिन का युद्ध विराम कर दिया है। जानकारों के मुताबिक रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 76 साल के ऑर्थोडॉक्स ईसाई धर्मगुरु पैट्रियक किरिल से युद्ध में एक ऐसी चाल चलवाई है जो यूक्रेन पर बहुत भारी पड़ सकती है।
इस चाल को हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन ये जान लीजिए कि ऑर्थोडॉक्स ईसाई धर्मगुरु पैट्रियर्क किरिल पुतिन के बेहद करीबी माने जाते हैं और उन्होंने पुतिन से अपील की है कि 6 जनवरी 2023 दोपहर 12 बजे से 7 जनवरी रात 12 बजे तक युद्ध विराम रखा जाए, ताकि रूस और यूक्रेन में रहने वाले ऑर्थोडॉक्स ईसाई अपना ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस मना सके। ऑर्थोडॉक्स ईसाई धर्मगुरु पैट्रियर्क किरिल ने जंग में शामिल सभी पक्षों से अपील की है कि मैं किरिल मॉस्को और पूरे रूस का पैट्रियर्क इस जंग में शामिल सभी पक्षों से सीज फायर की अपील करता हूं। मैं 6 जनवरी दोपहर 12 बजे से 7 जनवरी रात 12 बजे तक क्रिसमस ट्रूस की पेशकश करता हूं, ताकि ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस से पहली वाली रात और नेटिविटी ऑफ क्राइस्ट के दिन लोग सर्विस में भाग ले सके। अब सवाल उठता है कि जिस पुतिन ने 25 दिसंबर क्रिसमस वाले दिन युद्ध नहीं रोका, उस पुतिन के 2 दिन के युद्ध विराम को यूक्रेन क्यों मानेगा? क्यों अब अमेरिका और ब्रिटेन दावा कर रहे हैं कि 6 से 7 जनवरी 2023 तक पुतिन अपनी सेना को ऑक्सीजन देने की कोशिश में है? I'm reluctant to respond to anything Putin says. I found it interesting. He was ready to bomb hospitals and nurseries and churches and on the 25th and New Year's, and I mean, you know, I think he's trying to find some oxygen. असल में जंग के 300 से ज्यादा दिन में पुतिन और उनके कमांडर्स ने हिसाब लगा लिया है कि अगर जंग को लंबा खींचेंगे तो हो सकता है पश्चिमी देश यूक्रेन का साथ देना कम कर दे या फिर छोड़ दे, क्योंकि इस जंग में रूस का तो भयानक नुकसान हो ही रहा है। विश्व में शक्ति प्रदर्शन के नए नए मोर्चे खुल रहे हैं, जिसकी वजह से अमेरिका और नेटो का मिलिट्री दबदबा लगातार कमजोर होता जा रहा है। पुतिन ने इसी कमजोर नब्ज पर अब ऑर्थोडॉक्स ईसाई कार्ड भी खेल दिया है, जिसे लेकर यूक्रेन परेशान है। असल में यूक्रेन की जनगणना 2001 के मुताबिक यूक्रेन में 80% रूसी भाषा बोलने वाले हैं, जबकि केवल 17.3% यूक्रेनी आबादी एथनिक रशियन है। डोनबास क्षेत्र में जहां रूसी मौजूदगी ज्यादा है, वहां भी रूसी बोलने वालों का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समूह है। दोनेत्स्क में 39%, लुहांस्क में 38.2% रूसी बोलने वाले लोग हैं। इन दोनों इलाकों में यूक्रेनियन आबादी का लगभग 57% हिस्सा रूसी बोलने वाला है, और ये वो इलाके भी हैं जो क्रिसमस 25 दिसंबर की बजाय 7 जनवरी को मनाते हैं। ऑर्थोडॉक्स ईसाई का ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस इस वक्त पुतिन के लिए घातक हथियार बन चुका है। इसलिए उन्होंने 6 से 7 जनवरी 12 बजे तक का युद्ध विराम किया है, ताकि यूक्रेन में बड़ी संख्या में रहने वाले ऑर्थोडॉक्स ईसाइयों का जंग में समर्थन हासिल किया जा सके। अमेरिका के अधिकारी भी पुतिन की धार्मिक चाल को समझ रहे हैं। Understandably, I think that there's significant skepticism both here in the U.S. and around the world right now, given Russia's long track record of propaganda, disinformation, and its relentless attacks against Ukrainian cities and civilians. So, of course, from our perspective, if Russia was truly interested in ceasing the violence and the bloodshed that they have brought to Ukraine's people, they would pull out of Ukraine immediately and end this war altogether right now. जंग को 315 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। न तो यूक्रेन हार मानने को तैयार है और न ही पुतिन हमला रोकने को तैयार हैं। लेकिन सिर्फ 2 दिन के वक्त में पुतिन क्या कर सकते हैं, इसके बारे में डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक पुतिन रूस और यूक्रेन में रहने वाले रूसियों को ये संदेश दे रहे हैं कि वो जंग के लिए जिम्मेदार नहीं है, बल्कि यूक्रेन पश्चिमी देशों की कठपुतली बना हुआ है। दूसरी तरफ समंदर में रूसी युद्धपोत गोर्शको परमाणु मिसाइल जिरकॉन के साथ मोर्चे पर निकल चुका है, जो धीरे धीरे ब्रिटेन की तरफ बढ़ रहा है। अगले 2 दिन में पुतिन की परमाणु मिसाइल लंदन से 1000 किलोमीटर दूर तैनात हो जाएगी। पुतिन से आदेश मिलते ही जिरकॉन सीधा हमला लंदन पर कर सकती है। इसके अलावा रूस 2 दिन में दक्षिणी यूक्रेन के ज्यादा से ज्यादा मोर्चों पर अपने सैनिकों की संख्या दोगुनी करना चाहता है। टैंक, तोप, मिसाइल और रॉकेट आर्मी 2 दिन बाद भयानक हमले यूक्रेन पर जरूर करेगी। इसलिए पुतिन ने 7 जनवरी रात 12 बजे तक का युद्ध विराम किया है।
2 दिनों के युद्ध विराम के बाद पुतिन क्या करेंगे? क्योंकि पुतिन की सारी धमकियों के बावजूद ज़ेलेंस्की को नए हथियारों की खेप मिलने वाली है। अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस जैसे देश यूक्रेन को टैंकों से भी शक्तिशाली फाइटिंग व्हीकल देने जा रहे हैं। ये नए हथियार युद्ध की दशा और दिशा बदल सकते हैं। आखिर कैसे? इस स्पेशल रिपोर्ट में आप देखिए। से दुश्मन दहल जाए, चले तो टैंक के मैदान में छक्के छुड़ा दे। टैंक नहीं, टैंक किलर है ये। यूक्रेन की रणभूमि में रूस का नया काल है ये। अमेरिका पहली बार यूक्रेन को देगा ब्रैडले लड़ाकू टैंक। अमेरिका का सबसे खास हथियार किसी भी जंग की सूरत हाल बदलने में समर्थ। अमेरिका के एफएमसी कॉरपोरेशन द्वारा निर्मित मशीन गन से लैस 25 mm की बुशमास्टर चेन गन, 2 BGM-71 TOW एंटी टैंक मिसाइल, 27 टन से ज्यादा वजनी, 56 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। ये टैंक न सिर्फ दुश्मन के ऊपर आग के गोले बरसा सकता है, बल्कि सैनिकों को पूरी सुरक्षा के साथ एक जगह से दूसरी जगह भी ले जा सकता है। इस बख्तरबंद वाहन में ऐसा क्या है जिसे देखकर ही रूस बौखला गया है? इसकी पूरी डिटेल आपको बताएंगे। उससे पहले ब्रैडले का गुणगान करने वाला अमेरिका के पेंटागन की प्रेस सेक्रेटरी का बयान सुन लीजिए। In terms of what the Bradleys bring, it is obviously an armored capability that can transport mechanized infantry into battle in support of both offensive and defensive operations, providing a level of firepower and armor that will bring advantages on the battlefield as Ukraine continues to defend their homeland. ये ब्रैडले असल में पहिए पर नहीं, ट्रैक पर चलता है। अमेरिका यूक्रेन को 50 ब्रैडले फाइटर व्हीकल की खेप देने जा रहा है। ब्रैडले पर 3 सैनिकों का क्रू होता है और कुल 9 सैनिक इस पर सवार हो सकते हैं। अब सवाल है कि जब अमेरिका के बेड़े में टैंक से हल्का और मजबूत ब्रैडले पहले से मौजूद है, तो यूक्रेन को देने में इतनी देर क्यों की? इसका जवाब युद्ध की फाइटिंग स्ट्रेटजी में है, जिसके मुताबिक रूस के टैंकों की बर्बादी बताती है कि यूक्रेन को अगर ब्रैडले मिल जाए तो युद्ध में कमाल हो सकता है। अमेरिका खुश है कि वो पुतिन की चेतावनी की परवाह के बगैर ही ज़ेलेंस्की को नए हथियारों से लैस कर रहा है। I can confirm that another round of security assistance for Ukraine is anticipated tomorrow, and that, as the White House has indicated, that new assistance will include Bradley fighting vehicles. रूस यूक्रेन युद्ध को करीब 11 माह हो गए हैं। ऐसे में क्यों अमेरिका से उसे अतिरिक्त टैंक, लंबी दूरी की मिसाइलें और हवाई रक्षा प्रणाली देने की मांग कर रहा है? कड़ाके की ठंड के बावजूद पूर्वी यूक्रेन में दोनों देशों के लड़ाकों के बीच भीषण लड़ाई जारी है। यूं तो ज़ेलेंस्की को पश्चिमी देश और अमेरिका इतना हथियार और धन दे रहे हैं कि रूस के सारे दांव पेच ढीले पड़ गए हैं। सैकड़ों मिसाइलें दागने के बावजूद ज़ेलेंस्की का डर तो दूर, उनके सैनिकों में पहले के मुकाबले कई गुना ज्यादा उत्साह दिखाई देने लगा है। ये इसीलिए है क्योंकि यूक्रेन को हथियारों की बम्पर सप्लाई जारी है। अमेरिका ब्रैडले दे रहा है, जर्मनी मर्डर इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल दे रहा है, फ्रांस यूक्रेन को AMX-10 व्हीकल दे रहा है। Look at the battlefield and you look at how this fight has evolved from the early days, of the artillery barrages to air defense to largely being static along that front line. Providing this capability provides both an offensive and a defensive capability to the Ukrainians to be able to change the equation on the battlefield.
आपको ये तथ्य जरूर जान लेना चाहिए कि जब अमेरिका ने यूक्रेन को ब्रैडले देने का ऐलान किया, उससे ठीक 24 घंटे के भीतर ही जर्मनी ने यूक्रेन को मार्डर देने का ऐलान कर दिया। जर्मनी नेटो का सदस्य होने के बावजूद उन देशों में से है जो यूक्रेन को सीधी मदद देने और उसके प्रचार से बचता रहा है, लेकिन अब खुलकर सामने से मार्डर वाली सहायता भेज रहा है। जर्मनी का मार्डर ब्रैडले की तरह ही एक आर्म्ड फाइटिंग व्हीकल है। मार्डर भी पहिए पर नहीं, ट्रैक पर चलता है। मार्डर 7.62 mm की मशीन गन से लैस है। मार्डर का क्रू 3 सैनिकों का होता है, लेकिन इस पर 5 से 6 सैनिक सवार होकर मैदान में उतर सकते हैं। जर्मनी करीब 40 मार्डर यूक्रेन को भेज रहा है। मिसाइलों की मार से दहले ज़ेलेंस्की के लिए नए साल में हथियारों का ये बोनांजा है, क्योंकि पैट्रियट मिसाइलों की खेप भी यूक्रेन पहुंच रही है। जर्मनी भी यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइल की बैटरी मुहैया करा रहा है। मतलब पुतिन चाहे जितने तोप गोले बरसा लें, यूक्रेन युद्ध का अंत तब तक नहीं हो सकता, या कहें कि परिणाम तब तक नहीं निकल सकता, जब तक कि या तो पुतिन हमला बंद न कर दें या ज़ेलेंस्की को हथियारों की सप्लाई बंद न हो जाए, जो कि फिलहाल बंद होती कतई नहीं दिखाई दे रही। और ये आलम तब है जब दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट का एक ग्रुप नेटो को सलाह दे रहा है कि रूस को तबाह मत करो, वरना पुतिन का रूस दुनिया को तबाह कर देगा, जिसकी आग में अमेरिका और ब्रिटेन बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि रूस परमाणु बम का उस्ताद है। जमीन, आकाश और पानी में पुतिन की परमाणु ताकत फैली हुई है, जो रूस को 30 देशों से बने नेटो से निपटने में काफी मदद कर रही है। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट के मुताबिक इस वक्त रूस के पास परमाणु क्षमता से लैस 1185 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। इसके अलावा 800 परमाणु बैलिस्टिक मिसाइलें पनडुब्बियों से दागी जा सकती हैं। रूस के पास ऐसे बम वर्षक भी हैं जो 580 परमाणु बम को दुनिया में कहीं भी गिरा सकते हैं। रूस की इस शक्ति को हथियारों से चैलेंज देकर ही प्रसार से रोका जा सकता है। 11 महीने के युद्ध ने ये साबित भी कर दिया है कि यूक्रेन को हथियारों की खेप जब तक पहुंचती रहेगी, ज़ेलेंस्की की सरेंडर की तारीख सरकती रहेगी। पश्चिमी देश और अमेरिका यही कर रहे हैं। जिस फ्रांस के प्रेसिडेंट को पुतिन ने फोन पर परमाणु बम गिराने की धमकी दी थी, तो फ्रांस यूक्रेन को अमेरिका के ब्रैडले की ही तरह AMX-10 व्हीकल देने जा रहा है। AMX-10 वाहन युद्ध क्षेत्र में तेज गति से चलता है। इसकी रेंज है 1500 मीटर। इसमें 105 mm की गन लगी है। इसमें 4 सैनिक तैनात किए जा सकते हैं। आसान मूवमेंट और तुरंत तैनाती वाला ये AMX-10 रूस के लिए बहुत बड़ी मुश्किल का सबब बन सकता है। Франція виводить європейську оборонну підтримку України на новий рівень. Я дякую президенту Макрону за це лідерство. Отримуємо більше бронетехніки, зокрема колесні танки французького виробництва. Це те, що дає чіткий сигнал всім іншим нашим партнерам. Немає зараз жодної раціональної причини того, що Україні досі не постачалися танки західного зразка. А це дуже важливо, щоб відновити безпеку для всіх українців і спокій для всіх європейців. कहा जा रहा है कि ब्रैडले की तैनाती के बाद पैट्रियट मिसाइलों की तैनाती कीव को किले में तब्दील कर देने वाली है। पैट्रियट लंबी दूरी का एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है। पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम के एक लॉन्चर में 4 मिसाइलें होती है। पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम का रडार 110 से 130 किलोमीटर की रेंज में लड़ाकू विमान, 160 से 190 किलोमीटर की रेंज में बम वर्षा, 85 से 100 किलोमीटर की रेंज में मिसाइल, 60 से 70 किलोमीटर की रेंज में मिसाइल के वॉरहेड का पता लगते ही उसे नष्ट कर देता है। कहा जाता है कि 2 पैट्रियट की तैनाती से कीव में पुतिन की मिसाइलों का गिरना बंद हो जाएगा। हालांकि इस दावे की परीक्षा होनी अभी बाकी है। वैसे ये बात ध्यान में रखने की है कि पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को हथियार तो बहुत दिए, लेकिन इस बात का ख्याल रखने की कोशिश की है कि पुतिन इससे इतना ना भड़क जाएं कि परमाणु बम ही उन्हें आखिरी विकल्प दिखने लगे, क्योंकि पश्चिमी देशों और अमेरिका को भी पता है कि पुतिन पीछे मुड़ने वाले नहीं हैं, जिसका सबूत है यूक्रेन पर हुए ताजा हमले। Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 20 ударів по районах зосередження ворога, а також 5 ударів по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. За попередню добу на східному напрямку підрозділи зенітних ракетних військ повітряних сил ЗСУ
знищили російський штурмовик Су-25, ударний вертоліт К-52 та БПЛА оперативно-тактичного рівня Орлан-10. अमेरिका, जर्मनी और फ्रांस जैसी शक्तियां इस वक्त बहुत तेजी से हथियार सप्लाई कर रही हैं। इसकी